हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र पारेता फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट रेजोनेंस कोटा। आज हम 30 जनवरी का जो फिजिक्स का पेपर है जेई मेंस का शिफ्ट फर्स्ट का उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें हमें पुली मास सिस्टम दे रखा है। दो ब्लॉक दे रखे हैं, एक इंक्लाइंड सरफेस पर एक लटका हुआ है, जिसमें से हमें निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। एनएलएम का सिंपल सा सवाल है। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन सपोज नीचे की तरफ जो है वो a है, तो हम क्लियर देख सकते हैं कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना होगा। अगर इसको मैं नीचे की तरफ x शिफ्ट करूंगा तो पुली भी नीचे की तरफ x शिफ्ट होगी। इधर x लेंथ चाहिए, इधर भी x लेंथ चाहिए, टोटल 2x, तो इस ब्लॉक को ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा 2x, यानी अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इसका हो जाएगा 2a। यहीं पे एफबीडी कंप्लीट कर लेते हैं। सपोज यहाँ स्ट्रिंग में टेंशन t है तो यहाँ हो जाएगी 2t, और इस वाले पे नीचे हो जाएगा 4g, इसका mg। इसका mg जो होगा 2g होगा, और उस 2g का इधर वाला कंपोनेंट लेंगे तो हो जाएगा 2g sin 30। sin 30 की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/2, तो ये हो जाएगा अपने पास में g। अब इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले ये वाला जो ब्लॉक है, लटका हुआ ब्लॉक, इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। बराबर है में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नेट कितना फोर्स है वो दिख रहा है हमें। दिस इज 4g माइनस 2t इक्वल्स टू इसका मास 4 और एक्सेलरेशन a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन इस वाले ब्लॉक के लिए बनाएंगे। इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी t माइनस उसका mg कितना है g इक्वल्स टू मास उसका 2, बट उसका एक्सेलरेशन कितना है 2a, तो ये हो जाएगा t माइनस g इक्वल्स टू 4a। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2t माइनस 2g इक्वल्स टू 8a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास आ जाएगा 2g और इधर हो जाएगा 12a। तो यहां से a की वैल्यू अपने पास आ रही है g/6। ये जो एक्सेलरेशन आया है वो इस ब्लॉक का है, जबकि हमको पूछा है इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन, तो वो डबल है, यानी 2 इंटू g/6। 2 इंटू g/6 का मतलब ये हो जाएगा g/3। सो करेक्ट आंसर विल बी g/3। g/3 का मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है रेजिस्टेंस ऑफ रोस्टर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 60 ओम। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज अल्फा, गिवन है हमें 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। फाइंड टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन वोल्टेज एंड करंट एंड अक्रॉस रेजिस्टेंस विल बी 210 वोल्ट एंड 2.75 एम्पियर। हमें जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस दे रखा है 60 ओम, और हमें जिस वक्त वोल्टेज और करंट इतनी हो जाए उस वक्त जो रेजिस्टेंस होगा वो किस टेम्परेचर पे होगा वो हमें पता करना है। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं यूजिंग ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू आई आर होता है तो इससे R बराबर जो है हो जाएगा V अपॉन आई। वोल्टेज हमें दे रखा है 210 और करंट दे रखी है 2.75। तो इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं तो अपने पास ये आ रहा है 80 ओम, यानी जो नया रेजिस्टेंस है, फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 80 ओम है। अब इसमें हम यूज कर लेते हैं जो फॉर्मूला होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी। जिस इसमें वैल्यू पुट कर रही है तो आंसर आ जाएगा। R2 की जगह हमें पुट करना है 80, R1 जो इनिशियल रेजिस्टेंस था पुराने टेम्परेचर पे वो था 60, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है, अल्फा इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और ये जो डेल्टा टी है इस डेल्टा टी को हम पुट कर देंगे। डेल्टा टी विल बी, एक तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा जो हमें निकालना है, और माइनस जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है अपने पास में 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बस इस पूरे को हमें सॉल्व करना है। इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो पूरे को सॉल्व करने के बाद अपने पास आंसर आ जाएगा टी फाइनल का। एक ही वेरिएबल इसके अंदर बचा है, अपने पास अननोन बचा है, वो है टी फाइनल। तो वी कैन इजीली कैलकुलेट टी फाइनल। तो क्रॉस चेक कर लेंगे, फाइनल टेम्परेचर जो है वो अपना इसमें आना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 यानी 1693 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इन गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस E2 विल बी। ये वाली जो बैटरी दे रखी है इस बैटरी के अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। सबसे पहले तो इसके लिए करंट पता करनी पड़ेगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आसान सा सवाल है ये। इसमें करंट पता करते हैं पहले तो, सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी। तो टोटल वोल्टेज जो है इसमें 8 वोल्ट है और इसमें 2 वोल्ट है, और बैटरी जिस तरह से कनेक्टेड है तो जो टोटल वोल्टेज हो जाएगा इस पूरे सर्किट का वो जाएगा 8 माइनस 2 यानी 6 अपॉन, और टोटल रेजिस्टेंस भी 4 और 2 जो है वो 6 ही आ रहा है, यानी इस पूरे सर्किट में 1 एम्पियर की करंट
फ्लो होगी और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अब इस वाली बैटरी के प्लस में करंट एंटर कर रही है, यानी ये बैटरी एज अ लोड बिहेव कर रही है। अगर बैटरी एज अ लोड बिहेव करती है तो उसकी जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो होती है E प्लस IR। बस वैल्यू पुट करनी है। E हमें दे रखा है 2, करंट इसमें है 1 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट हमें दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 भी जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही है। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट अ रेजिस्टेंस ऑफ 3.3 किलो ओम is connected with 700 ohm resistances in series. If all resistances are connected to a 4 volt battery, then the reading of voltmeter connected across last 5 identical resistances. इसमें एक तो बैटरी है, बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 3.3 किलो ओम यानी 3300 ओम और इसके साथ 7 रेजिस्टेंसेस जोड़ रखे हैं। इसमें 7 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं पूरे सर्किट के अंदर। सबसे पहले तो इसमें करंट पता कर लेते हैं। बैटरी जो हमें वो 4 वोल्ट की दे रखी है, तो जो करंट हमें निकालनी है वो कितनी हो जाएगी 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का। तो पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो 3300 प्लस और 7 रेजिस्टेंसेस है, ईच रेजिस्टेंस 100 ओम का है, तो इसमें हो जाएगा 700 यानी हो जाएगा 4 अपॉन 4000 यानी 1/1000 एम्पियर। इतनी करंट इस सर्किट में फ्लो हो रही है। हमें जो वोल्टमीटर लगा के दे रखा है वो 5 रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस लगा के दे रखा है, यानी टोटल हो गया 500। यानी जो रेजिस्टेंस है एक तरह से वो 500 ओम है और उसके अक्रॉस वोल्टेज लगा के दे रखा है, वोल्टमीटर लगा के दे रखा है। इस वोल्टमीटर की रीडिंग निकालनी है यूजिंग V = IR। करंट इसमें जो फ्लो हो रही है वो 1000 है, 1/1000 है और इनटू और जो रेजिस्टेंस है वो टोटल वो कितना है 500। तो यहां से अपने पास इसमें आंसर आ जाएगा 1/2 वोल्ट। 1/2 वोल्ट इसका आंसर सही होगा। 1/2 वोल्ट का मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वर्क डन बाय गैस इन साइक्लिक प्रोसेस। पूरे साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन पता करना है। तो साइक्लिक प्रोसेस पीवी ग्राफ दे रखा है, तो पीवी ग्राफ में साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन जो होता है वो उसके एरिया से निकल के आता है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दे रखा है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव आएगा और आएगा एरिया से। तो इस ट्राइंगल का एरिया में फाइंड करना है। तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इनटू ये वाली साइड कितनी देख रही है मैं 30 - 10 यानी 20, बट ये इसकी जो यूनिट दे रखी है वॉल्यूम की वो दे रखी है डेसीमीटर क्यूब में। तो अगर इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इंटू 10 की पावर -3 और करना पड़ेगा इंटू ये वाली साइड भी 30 - 10 यानी 20 ही है, बट ये दे रखा है हमें किलो पास्कल में दे रखा है और किलो पास्कल की वजह से यहाँ पे हमें इंटू 10 की पावर 3 इसमें करना पड़ेगा। जो 10 की पावर 3 है, 10 की पावर -3 है, तो 20 × 20/2 हो जाएगा। यानी अपने पास आंसर इसमें 200 आएगा, यानी थर्ड ऑप्शन आएगा विद नेगेटिव साइन, यानी माइनस में 200। तो -200 जूल, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अ पार्टिकल ट्रेवल्स 125 मीटर विद चेंज इन वेलोसिटी एज 50 मीटर पर सेकेंड इन t to t+1, यानी t से जो t+1 है ये 1 सेकंड हुआ। t से लेकर के t+1 का मतलब 1 सेकंड। इस 1 सेकंड में वेलोसिटी चेंज कितना दे रखा है 50, यानी पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज कितना है 50 मीटर पर सेकंड। तो इससे हमें एक्सेलरेशन का पता लग गया है, जो एक्सेलरेशन होगा वो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो जो 125 मीटर की डिस्टेंस है वो t से लेकर के t+1th सेकंड में, यानी कि ये t+1th सेकंड हुआ। तो यहाँ nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे और वो होता है u + a/2 2n-1। इसमें इसकी जगह तो पुट कर देते हैं 125 = u + a जो है वो है 50/2, n की जगह हम लिखेंगे t+1, तो यहाँ 2t + 2 - 1 तो हो जाएगा 2t + 1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 125 = u + 50t + 25, ये हो जाएगा 100 = u + 50t। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आगे काम आएगी। फर्दर हमसे पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन t+2th सेकंड। अगेन यही फॉर्मूला यूज करना है। अब की बार हमें t+2th सेकंड में निकालना है डिस्प्लेसमेंट, अगेन यूजिंग दिस सेम फॉर्मूला।
इसकी जगह बस n की जगह हमें लिखना पड़ेगा t+2, तो ये हो जाएगा u प्लस a बाई टू। a कितना है 50 अपॉन, और यहां पे हमें लिखना है 2 n माइनस 1, n की जगह लिखना है अगेन t+2 लिखना है यहाँ पे। तो जब n की जगह t+2 लिखेंगे तो हो जाएगा 2t प्लस 4 माइनस 1 यानी 2t प्लस 3 हो जाएगा। तो इसको देखो आगे बढ़ाते हैं, s विल बी u प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 50t प्लस 75। अब ये जो u प्लस 50t है, दिस u प्लस 50t इज 100, तो यहां इसको उठा करके पुट कर देते हैं, तो ये 100 प्लस 75 यानी आंसर विल बी 175 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 175 मीटर। 175 मीटर का मतलब सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ये भी एक ठीक ठाक सवाल है, इसमें हमें एस nth सेकंड के डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है उसको 2 बार हमें यूज करना पड़ा है, तो इजीली कैलकुलेशन के बाद आगे है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है इन अ कॉन्वेक्स लेंस, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। इन अ कॉन्वेक्स लेंस द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 45 सेंटीमीटर एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज +2। कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है और उस कॉन्वेक्स लेंस में मैग्निफिकेशन दे रखा है +2, पॉजिटिव उसका मैग्निफिकेशन है, इसका मतलब इरेक्ट इमेज है, जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड इमेज भी होगी। तो इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा है, दोनों सेम साइड भी दे रखे हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमें दे रखा है 45, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। अगर मैग्निफिकेशन डबल है इट मींस इमेज की जो डिस्टेंस होगी लेंस से वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की डबल होगी, यानी अगर ये 45 है तो ये डिस्टेंस भी 45, यानी कि लेंस से इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी 90 और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी 45। और हमसे पूछा है फोकल लेंथ, काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया है। 1/v लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसमें u जो है उस u को लिखना है हमें -45 और इमेज के डिस्टेंस को हमें लिखना है -90। दोनों वैल्यूज हम यहाँ पुट करके इजीली कैलकुलेट करके और फोकल लेंथ हम इसमें पता कर सकते हैं, आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आंसर जो है अपना इसमें दिख रहा है, आंसर के हिसाब से 90 सेंटीमीटर से आना चाहिए सॉल्व करने के बाद। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th। क्वेश्चन नंबर 20th है इफ LR सर्किट, ये अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है। इफ LR सर्किट पावर फैक्टर इज, पावर फैक्टर में दे रखा है 1/√2 cos phi, cos phi होता है पावर फैक्टर और उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1/√2। और इस वाले सोर्स के लिए दे रखी है जिसका वोल्टेज इस इक्वेशन से गिवन है, E = 25 sin 1000t। अब LR सर्किट है तो cos phi का फॉर्मूला होता है R/Z, तो यहाँ पे R/Z, Z जो होगा वो Z हम कैसे लिख सकते हैं LR सर्किट के लिए, √R² प्लस XL², R² प्लस XL²। तो 1/√2 इक्वल्स टू R अपॉन √R² प्लस XL²। इसको हम सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 इक्वल्स टू R² अपॉन R² प्लस XL²। तो ये R² प्लस XL² इक्वल्स टू 2R²। तो ये 2R² माइनस R² यानी R² इक्वल्स टू XL², यानी यहाँ पे जो XL की वैल्यू है वो R के बराबर आ रही है। फॉर दिस बैटरी अल्टरनेटिंग बैटरी XL इज R। नाउ उसने पूछा है देन पावर फैक्टर फॉर दिस अल्टरनेटिंग सोर्स, जिसकी इक्वेशन ये है, इसके लिए पावर फैक्टर कितना होगा। R वही यूज करना है, L भी वही यूज करना है, बस बैटरी हमें चेंज करके दे रखी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, XL पता कर लेते हैं। तो XL कैसे पता करेंगे, इसके लिए XL का जो फॉर्मूला होता है, XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L। इसमें ओमेगा दे रखा है 1000 जबकि इसमें ओमेगा दे रखा है 2000, यानी ओमेगा हो गया डबल। तो ओमेगा की वैल्यू डबल हो गई है, अगर ओमेगा की वैल्यू डबल हो जाएगी तो XL की वैल्यू भी पहले से डबल हो जाएगी। तो XL की वैल्यू पहले से डबल हो गई है। अब जैसे यहां, अब पहले XL कितना था, R के बराबर था, यानी अब XL जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, डबल आएगा, उसका 2R कर देंगे, यानी जो नया XL होगा दैट विल बी 2R। अब वापस cos phi निकालेंगे, अगेन cos phi पूछा है, cos phi विल बी R/Z, और अब की बार जो Z लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, √R² प्लस XL², बट XL नया वाला होगा विच इज 2R, तो यहाँ पे इसको 2R पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास में R अपॉन √R² प्लस 4R², यानी रूट में 5R², यानी ये आ जाएगा 1/√5। तो नया जो पावर फैक्टर आएगा वो आएगा 1/√5।
तो 1/√5 हमें गिवन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। तो यहाँ पे था क्या, हमें जो बैटरी चेंज करके इधर रखी है उसका ओमेगा जो है वो डबल है, और ओमेगा डबल होने की वजह से एक्सेल भी डबल हो गया है, और जो नया एक्सेल है उसके साथ जब cos फाई निकाल रहे हैं तो आ रहा है 1/√5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है, अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, another identical disk is gently placed on it, find out loss in kinetic energy of the system। एक डिस्क पहले से रोटेट कर रही है ओमेगा से, दूसरी डिस्क जो है वो रुकी हुई है, उसका ओमेगा 0 है। इस डिस्क को इस डिस्क के ऊपर रख दिया है, तो जो नया ओमेगा आएगा पहले तो उसको फाइंड करना पड़ेगा हमें, और नया जो ओमेगा होगा वो हम कैसे पता करेंगे, यूजिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इसमें लगाते हैं सबसे पहले L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमें जो दे रखा है वो डिस्क दे रखी है, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिख सकते हैं, I ओमेगा, तो इसमें I लिख देते हैं। जो दोनों डिस्क हमें दे रखी है, दोनों डिस्क का मास भी सेम है और R भी सेम है, यानी दोनों का I यहाँ पे सेम होगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, I ओमेगा, दूसरे का तो 0 है ही सही, इक्वल्स टू, यहाँ पे एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क को रख दिया है, दोनों डिस्क आइडेंटिकल है, सेम रेडियस की है ना, दोनों की रेडियस सेम ही है, तो अब जो आई होगा वो जाएगा 2i और नया ओमेगा ओमेगा डैश, तो यहाँ से ओमेगा डैश विल भी आएगा ओमेगा/2। तो नई एंगुलर वेलोसिटी जो आएगी वो जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी उसकी हाफ हो जाएगी ओमेगा/2। अब हमसे पूछा है कि पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस कैसे निकालेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो लिखते हैं इनिशियल केवल एक डिस्क के पास काइनेटिक एनर्जी थी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो उसका बस ओमेगा ओमेगा ही था, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी थी नहीं दूसरी वाली डिस्क के पास, माइनस फाइनल लिखते वक्त दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी डबल करनी पड़ेगी, 2 हाफ आई, बट ओमेगा इज ओमेगा/2 का स्क्वायर, तो यहाँ ओमेगा/2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये देखो कितना आता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1/4 आई ओमेगा स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया है, 1/4, तो 1/2 माइनस 1/4 यानी अपने पास हो जाएगा 1/4 आई ओमेगा स्क्वायर, ये इसका आंसर है। और जो डिस्क का आई होता है वो होता है mr²/2, जब यहाँ mr²/2 पुट करेंगे तो नीचे 8 आ जाएगा, दिस विल बी 1/8 mr² ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो 1/8 mr² ओमेगा स्क्वायर, 1/8 mr² ओमेगा स्क्वायर फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में, इफ करंट थ्रू वायर इज √2 एम्पियर देन फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड 3.5 × 10⁻⁵ टेस्ला इन द डायरेक्शन 45 डिग्री फ्रॉम वायर। एक वायर है, उस वायर में करंट भी दे रखी है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस वायर के यूनिट लेंथ पे फोर्स पूछा है, तो पूरा अगर एल लेंथ का वायर होता यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ तो उस पर फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा, हमें यूनिट लेंथ पे पूछा है इसलिए एल से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी हो जाएगा IB sin थीटा, जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। करंट कितनी है, √2 इंटू बी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें दे रखा है 3.5 × 10⁻⁻5 एंड साइन 45 होता है 1/√2, तो ये कट गया है, तो 3.5 × 10⁻⁻5 3.5 × 10⁻⁻5 हमें सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन दे रखी है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है E = E0 I कैप sin ωt - kz, और हमें इसमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B वो होता है E/c, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू है B0 वो हो जाएगी E0/c, तो एक तो E0/c इसमें आना चाहिए। दूसरा ये है कि इक्वेशन लिखते वक्त हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x डायरेक्शन में दे रखा है, ये इस तरफ E है, प्रोपेगेशन जो है वो z डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये z डायरेक्शन है, तो ऑब्वियस है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें y एक्सिस के अलॉन्ग होना चाहिए, यानी उसमें j कैप आएगा, यानी जब हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लिखते वक्त हमें j कैप लगाना है। तो
जो मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू हो गई वो तो ये ई नॉट बाय सी, तो ई नॉट बाय सी, और बाकी का जो फंक्शन हमें इधर रखा है साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, बस साथ में लगाना है जे कैप, तो ई नॉट बाय सी साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, साथ में है जे कैप, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। इसके बाद जो है वो 24, क्वेश्चन नंबर 24 आता है। क्वेश्चन नंबर 24 में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सम हाइट इज 5.12 इंटू 10 टू द पावर 7 एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी दे रखा है और उसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी दे रखा है, तो मैं हाइट पूछा है इसमें ये। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा वो होता है माइनस, माइनस का साइन इसमें छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा जी एम अपॉन आर, आर का मतलब हो जाएगा सपोज अगर एच हाइट है सरफेस और अर्थ की रेडियस आर है तो हो जाएगा जीएम अपॉन आर प्लस एच। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस जीएम बाय आर, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन छोड़ रहे हैं, मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हो जाएगा जीएम अपॉन आर प्लस एच। ऐसे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जी, वो होता है जी एम अपॉन एच हाइट पे, वो होता है आर प्लस एच का होल स्क्वायर बस। और हमसे हाइट पूछिए तो एक काम करते हैं, पहले इनको डिवाइड कर देते हैं, तो v बाय जी, जब डिवाइड करेंगे तो gm कट जाएगा और एक r प्लस एच भी कटेगा, तो यहाँ पे r प्लस एच आएगा, तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी v बाय जी माइनस r, बस जस्ट वैल्यू पुट करनी है। v जो है अपने पास पोटेंशियल दे रखा है 5.12 इंटू 10 टू द पावर 7 और g की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 6.4 माइनस, और r की जो वैल्यू होती है अर्थ रेडियस जो होती है 6400 किलोमीटर, है ना। तो ये पूरा जो है SI सिस्टम में चल रहा है, तो इंटू 10 की पावर 3 और कर देंगे इसमें। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो मीटर में आंसर आ जाएगा, हमसे किलोमीटर में पूछा है, उसको जो है वो 1000 से डिवाइड करके और हम उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके इजीली आंसर ला सकते हैं। तो चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में प्राइमरी कॉइल ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है ये। ट्रांसफार्मर में हमें प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज दे रखी है वो दे रखी है, यानी इनपुट वोल्टेज है 220 और सेकेंडरी वाली कॉइल के साथ जो है दो रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं और हमसे इसमें पूछा है वी नॉट। वी नॉट जो है 7 ओम के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है। सबसे पहले तो ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसके अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कितना होगा, फॉर्मूला हमें पता होता है इसमें V2 बाय V1 इक्वल्स टू हो जाएगा N2 बाय N1, इससे V2 की वैल्यू आ जाएगी। V1 हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 220, ये 220 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इज सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है 10 एंड प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100, तो ये इससे अपने पास आ जाएगा 22 वोल्ट, है ना। 22 वोल्ट आ गया है। सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 22 वोल्ट है। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज 22 वोल्ट आने से इस पूरे सर्किट में सेकेंडरी सर्किट जो दिख रहा है इसमें कितनी करंट फ्लो होगी पहले वो निकाल लेते हैं, तो हो जाएगी 22 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है 15 प्लस 7 यानी ये भी 22, तो 22 अपॉन 22 यानी कितना 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। हमें निकालना था इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकलेगा, V बराबर IR, करंट कितना है 1 और रेजिस्टेंस कितना है 7, तो आंसर विल बी 7 वोल्ट, 7 वोल्ट इसका आंसर आएगा और 7 वोल्ट हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है इफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू एन ऑर्बिट ऑफ एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन एन एटम देन मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस टू लोवेस्ट एनर्जी लेवल इज। सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कौन से वाले ऑर्बिट में होती है। वैसे कुछ वैल्यूज याद भी रखते हैं, तो अगर बच्चों को याद हो तो ये जो वैल्यू होती है ये n इक्वल्स टू 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, और अगर याद ना भी हो तो अपने पास फॉर्मूला अवेलेबल होता है, किसी भी nth ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की होती है -13.6 अपॉन n स्क्वायर, और E की वैल्यू हमें इसमें दे रखी है, हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं अपन 0.85 इक्वल्स टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे भी n की वैल्यू 4 आएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो भी n इक्वल्स टू 4 में है। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो मैक्सिमम कितने पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकते हैं, तो एक एक स्टेप जब नीचे आएगा तभी मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांजिशन निकल के आएंगे। तो 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1, तो 1 2 और 3 यानी 3 ट्रांजिशन उसके अंदर पॉसिबल होंगे। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आर 3, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट।
इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 50 हर्ट्ज। क्लोज ऑर्गन पाइप है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, उसका फॉर्मूला होता है V/4L और हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 50 हर्ट्ज और स्पीड ऑफ साउंड भी दे रखा है, तो इससे L निकल जाएगा ये। तो यहां से जो L की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी V/4 × 50, यानी हो जाएगा 330/200। ये हमें लेंथ पता लग गई ऑर्गन पाइप की, क्लोज ऑर्गन पाइप की पुरानी वाली लेंथ है ये। नाउ सम वाटर इज फिल्ड देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बिकम्स। इस वाले केस में तो ऑर्गन पाइप खाली था, दूसरे वाले केस में उसमें कुछ पानी उसमें भर दिया है, ये वाली लेंथ थी अपने पास L। अब जो एयर कॉलम है उसकी लेंथ ये हो गई है सपोज L'। तो अब जो नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो हमें इसमें दे रखी है 110, ये हो जाएगी 110। अगेन दिस इज V/4L' करेंगे तो यहां से फिर से L' की वैल्यू आएगी और ये आ जाएगी 330/4 × 110, इससे L' कैलकुलेट होगा। अब हमसे उसने पूछा है कि अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो हमने जो इसमें वाटर फिल किया होगा उसका मास कितना होगा। तो सबसे पहले तो कितनी लेंथ तक इसमें मास आया होगा वो लेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे और वो लेंथ इजीली कैलकुलेट हो जाएगी L - L'। L की कैलकुलेशन भी हम कर चुके हैं, L' की कैलकुलेशन भी हम कर चुके हैं, तो इससे L - L' इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। इसको जब हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया में दे ही रखा है, L पता चल चुका है, L' कैलकुलेट हो गया है, एरिया गिवन, इससे वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम आ जाने के बाद उसने मास पूछा है तो बस मास कैसे निकलेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इस वॉल्यूम की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और डेंसिटी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वाटर की डेंसिटी जो होती है वो CGS सिस्टम में जो होती है 1 होती है और बाकी वैसे 1000 kg/m³, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ लिख सकते हैं 1000 इंटू और ये V को कैलकुलेट करके यहाँ पुट करना है, जिससे मास आ जाएगा kg में आ जाएगा और ग्राम में उसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रॉस चेक करेंगे आंसर को वैल्यू पुट करने के बाद, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमें शो हो रहा है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स इज। y की वैल्यू हमें दे रखी है इसमें, है ना, y की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻11 Nm/m²। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमें दे रखा है। फाइंड द एलोंगेशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड बिटवीन ब्लॉक्स A and B इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AB इज। केवल इस वाली स्ट्रिंग के अंदर ही हमें एलोंगेशन पूछा है। तो एलोंगेशन पता करने से पहले इसमें हमें टेंशन पता करनी पड़ेगी, उससे पहले एक्सेलरेशन पता करना पड़ेगा सिस्टम का। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इधर जो वेट आ रहा है इसका आ रहा है 3g और टोटल जो मास है वो 333 यानी 9 हो रहा है, यानी ये हो जाएगा 3g/9 यानी हो जाएगा g/3। ये तो आ गया अपने पास एक्सेलरेशन यानी 10/3। इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन पता करनी है तो इसका FVD बना लेते हैं। केवल एक ही टेंशन इस ब्लॉक पे लग रही है तो F = ma यानी T = ma। मास इसका कितना है 3 और एक्सेलरेशन कितना है 10/3 यानी टेंशन कितनी आ गई 10 न्यूटन। अब यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी हो जाएगा F/A/ΔL/L यानी F/A/ΔL और ये L। हमसे इसमें पूछा है उसने डेल्टा L, तो डेल्टा L की वैल्यू कितनी हो जाएगी FL/AY। जस्ट वैल्यू पुट करनी है। फोर्स यानी टेंशन कितना आया इसमें 10। जिस वायर में हमें टेंशन एलोंगेशन पता करना है उसी का फोर्स यानी उसी में जो टेंशन डेवलप हो रही है वो पुट करनी होती है। तो उसमें 10 न्यूटन आ रहा है तो यहाँ 10 न्यूटन पुट करेंगे। वायर की जो लेंथ है वो हमें दे रखी थी 1 मीटर, तो यहाँ 1 मीटर पुट करेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दे रखा है वायर का वो दे रखा है 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे 10⁻⁻4 आ जाएगा और फिर इनटू यंग्स मॉडुलस है उसको भी यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻11। इस पूरे को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन काफी आसान है। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर चेक करेंगे। फोर्थ ऑप्शन इसमें हमें दिख रहा है 0.01 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C and 2C एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स V and 2V। यानी कैपेसिटेंस जिसका C है उसके अक्रॉस वोल्टेज V है और जिसका कैपेसिटेंस 2C है उसके अक्रॉस वोल्टेज 2V दे रखा है।
respectively are connected together, then total energy loss is x by 3e, where e is the energy of capacitor of capacitance C and potential V, then value of x is. सबसे पहले तो एनर्जी लॉस पता करना है, तो जो एनर्जी लॉस होगा, लॉस इन एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है अपने पास, फॉर्मूला होता है हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, हाफ C1C2 यानी 2C स्क्वायर, C1 प्लस C2 यानी 3C, V1 माइनस V2 यानी 2V माइनस यानी V का स्क्वायर, ये आएगा. 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो ये 1/3 CV स्क्वायर, ये आ गया लॉस. ये जो हमें लॉस दे रखा है, ये लॉस दे रखा है x/3e के बराबर, तो इसको इक्वेट कराना है x/3e के बराबर, तो 1/3 CV स्क्वायर इक्वल्स टू x/3. अब इसमें e की वैल्यू क्या है, इसमें जो e है वो उस कैपेसिटर की एनर्जी जिसका वोल्टेज v और कैपेसिटेंस c है, तो वो होता है हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ CV स्क्वायर पुट कर देंगे, 3 से 3 CV स्क्वायर से CV स्क्वायर कट जाएगा, तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और x की वैल्यू 2 आने का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29.